गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? रेशियो एनालिसिस मीन्स अनुपातों को विश्लेषण, अनुपातों का विश्लेषण करना। रेशियो एनालिसिस मीन्स अनुपातों का विश्लेषण करना। अब सबसे पहले समझिए कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है, कि अनुपातों का हम विश्लेषण कैसे करते हैं और क्या होता क्या है। रेशियो क्या होता है? रेशियो मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट बोल सकते हैं साइड्स हो सकती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। रेशियो में जो डिफरेंस बताता है जिसके बीच में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एक साइड होती है ऊपर वाली न्यूमरेटर एंड सेकंड जो नीचे वाली होती है उसको हम डिनोट करेंगे डिनोमिनेटर से। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना या रिलेशनशिप बताना कि क्या क्या होता है, इनके बीच में रिलेशनशिप बताना या कंपैरिजन करना, ये क्या होता है? रेशियो होता है। रेशियो मतलब अनुपात, किसी चीज को अनुपात में बांट देना। अनुपात मतलब पार्ट्स या हिस्सा। अनुपात को हम क्या बोल सकते हैं? पार्ट या हिस्सा भी बोल सकते हैं। जब हम हिस्सा या पार्ट की बात करेंगे तो हम उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? अनुपातों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अनुपातों मतलब कि कंपैरिजन करते हैं या फिर उसका रिलेशन बताते हैं कि उसका रिलेशन क्या है। फर्स्ट थिंग, मान लो फॉर एग्जांपल एक फादर है और उसके 4 बेटे हैं, 1 2 3 4। ये जो है वो आप स्लाइस ऑफ पिज्जा की तरह आपको दिखाई दे रही है, बट मैंने किया है, ये एक खेत है विच इज कॉल्ड पार्ट। ये मान लो एक फादर है, उसके 4 बेटे हैं, ए बी सी एंड डी, 4 बेटे हैं। अब उसने क्या किया, अपना जो संपत्ति का हिस्सा था उसमें से 2 बेटों को जो है वो बराबर संपत्ति जो है वो बांट। वो 2 बेटे क्या है, 2 बेटे क्या चाहते हैं कि नहीं हमें तो हमारा हिस्सा दो, खेत में से जो हिस्सा है हमें तो हमारा हिस्सा चाहिए। तो दोनों बेटों ने क्या किया, अपनी संपत्ति को जो है वो लेने की, अपना हिस्सा लेने की मांग करी। तो उस मांग को वो क्या करेगा, जो वो फादर है, जो पिता है उसका, वो क्या करेगा, उसको पूरी कर देगा। तो वो पूरी कर देगा मीन्स अब ये पूरी संपत्ति है, इसमें से 4 हिस्से हैं, एबीसीडी चारों के हिस्से हैं, उसमें से 2 हिस्से जो है वो उसने दे दिए। तो बचे हुए कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से, मतलब टोटल कितना? 4। तो 4 क्या में आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। नीचे जो चीज होती है वो डिनोमिनेटर होती है और ऊपर जो हिस्सा जो हमने दे दिया है, ये पार्ट कवर हो चुका है, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूमरेटर में डिफाइन करेंगे। तो अब ये क्या हो रहा है, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि टोटल उसके पास कितने हिस्से थे? 4 हिस्से थे। अब 4 में से उसने जो है वो 2 हिस्से जो है 2 बेटों को दे दिए। तो अब बचे कितने हिस्से उसके पास? 2 हिस्से बचे। तो क्या होगा, रेशो क्या बनेगा इसका? 2/4 या 2:4 भी कह सकते हैं, 2:4। अब इसको क्या होता है, रेशो हमेशा सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं। रेशो हमेशा कैसे होते हैं? सिंप्लीफाइड में फॉर्म में होते हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि ज्यादा से ज्यादा, कम से कम जो है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की संख्या सबसे कम की जाती है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे मान लो हमने लिखा कि टोटल 4 थे, उसमें से 2 पार्ट्स जो है उसने कवर कर लिए, तो हमारे पास आया 2:4। तो इसको ऐसे लिखने की बजाय पहले हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करना मीन्स छोटी संख्या में बांट लेना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका जो रेशो बनेगा वो कितना आएगा? 1:2। 1:2 ये इसका टोटल रेशो बनेगा। तो रेशो का मतलब होता है दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना, साथ ही साथ जो 2 पार्टनर है उनके बीच में कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करना बोल सकते हैं आप, रिलेशन क्रिएट करना बोल सकते हो। तो अनुपात क्या करता है, या तो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 साइड्स होती है, एक ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला जो रहता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। दोनों के साइड के बीच में कंपैरिजन करना या दोनों के साइड के बीच में रिलेशनशिप बताना, ये क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है। साथ ही साथ मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया कि ऊपर वाला साइड जो है वो न्यूमरेटर कैसे होता है और डिनोमिनेटर कैसे होता है। इसी के साथ साथ जो रेशो रहते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं? सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहते हैं।
सिंप्लीफाइड मतलब सबसे छोटे से छोटे फॉर्म में रेशो को हम रख सकते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके इसको काट के या कैंसिल करके डिवाइड करके जो भी आप कर सकते हो सबसे छोटा। बट कभी रेशो किस में होते हैं, पॉइंट में नहीं होते हैं, डेसिमल में नहीं होते हैं। रेशो के बीच में कोई डेसिमल वाला रिलेशन नहीं होता। अब आप ये थोड़ा कह सकते हैं कि इसको इससे काट दिया तो ये 1/2 आया, पर अगर मान लो कोई ऐसी डिजिट है जो कट नहीं रही है, मान लो इसमें 2/5 है तो अब ये 5 तो इससे कटेगा नहीं, तो क्या है इसको इससे अपन 2.5 जो भी इसका आंसर आएगा वो पॉइंट में नहीं लिख सकते। तो रेशो कभी भी पॉइंट में डेसिमल में नहीं होते हैं। रेशो हमेशा किस में फॉर्म में होते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म में होते हैं, ऐसे पॉइंट के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो ये था रेशो और उसका एनालाइजेशन कि हम रेशो को किस तरह कर सकते हैं और उसको एनालाइज भी कैसे कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन क्या क्या कर सकते हैं। रेशो के बीच में कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर रहता है। नीचे वाला हमेशा किसको बताता है, टोटल संख्या को बताता है। अभी मैंने आपको बताया कि वो पिता के कितने पुत्र थे, टोटल 4 थे, तो टोटल 4 जो थे वो किधर लिखाया, नीचे लिखाया। उसमें से उसने कितना हिस्सा जो है दूसरे को दे दिया। मान लो अभी आपने पिज्जा की साइज ले लो, अभी अगर पिज्जा ये पूरा पिज्जा है, उसमें 4 स्लाइस जो है वो है, आपने 2 स्लाइस जो है वो खाली निकाल के ऐसी स्लाइस कट करके खाते हैं ना, वो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पिज्जा जो है वो मेनली खाने की बात आ जाती है तो वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आती है। तो जब पिज्जा की बात करेंगे, इसमें से अगर आपने 2 स्लाइस जो है वो खा ली तो आपके पास कितनी बची, 2 बची। तो टोटल आपके पास कितनी थी, 4 स्लाइस का पिज्जा था, तो टोटल हम किधर लिखेंगे, नीचे की साइड लिखेंगे। साथ ही आपने जितनी खाई या जितनी उसमें से हटा दी उस स्लाइस को हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड लिखेंगे। तो ये होता है कंपैरिजन करना, पार्ट्स का कंपैरिजन करना कि टोटल हिस्सा हमारे पास कितना आया है, उसमें से कितना हमने यूज या यूटिलाइज करके हटा दिया है, तो वो कहलाता है रेशो कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रेशो कहलाता है। इसी के साथ जो है रेशो किस फॉर्म में रहते हैं, 3 फॉर्म्स में रहते हैं। फर्स्ट है सिंपल रेशो। सिंपल रेशो मान लो, सिंपल रेशो मतलब साधारण अनुपात। साधारण अनुपात क्या होता है, साधारण अनुपात मतलब ऐसे अनुपात जो साधारण तौर पे कैलकुलेट हो दिए जाते हैं। मान लो आपके पास एक जो है वो 20 लाख की, इधर लिख देते हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। साधारण अनुपात मान लो आपको 20 लाख जो है वो आपकी एक लागत जो है वो असेट्स है वो 20 लाख है, और साथ में करंट असेट्स जो है वो 8 लाख की है। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, रेशो बिटवीन बताना है कि इन दोनों के बीच में रेशो कितना है। तो आप सिंपल रेशो कैसे फाइंड करेंगे, 20 लाख मतलब कि और फिर 80,000, तो आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, फिर 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 2.5 के समथिंग कुछ आएगा। तो ये रेशो क्या पड़ेगा, 2.5 रेशो 1। तो ये सिंपल रेशो जो है वो पॉइंट में आ सकते हैं। मैंने आपको कहा कि रेशो कभी पॉइंट में नहीं आते, पर जब सिंपल रेशो की आप बात करते हैं तो वो पॉइंट में आ जाते हैं, पर जब आप परसेंटेज की या पार्टनरशिप के रेशो की बात करते हैं तो वो कभी किस में नहीं आते, पॉइंट में नहीं आते। क्या आप हिस्सेदार को ये कहोगे कि 4.5 का हिस्सा उसका है और 5.5 का हिस्सा मेरा है, ऐसा नहीं बोलते ना, आप बोलते हैं 3/2 या 2 और नीचे कितना बड़ी डिजिट आती है तो आप क्या लिखोगे, 2/4 का हिस्सा। अभी मैंने बताया था ये आप हिस्सेदार या पार्टनर मान सकते हो। तो पार्टनर कैसे हैं, 2/4 के रेशो में पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो सिंपल रेशो क्या होता है, ऐसा रेशो जो नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं और उससे रेशो अनुपात बताते हैं कि उनके बीच का अनुपात कैसे रहता है। जो साधारण अनुपात रहता है वो ऐसे निकलता है। अब सेकंड है रेट रेशो। रेट रेशो मतलब दर का अनुपात। अब दर का अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं, दर का अनुपात भी इसी तरीके से सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। उसमें से 20 लाख का था और 8 लाख की करंट एसेट्स, इन दोनों के बीच का जो अनुपात रहेगा वो भी जो है वो यही रहेगा, नए अनुपात जो है 1
तो ये जो है वो सिंपल है। अब इसको क्या करेंगे हम दर के हिसाब से निकालना है तो आएगा तो सेम ही। तो अब हम क्या करेंगे इसके पॉइंट, जब आपको पता है कि 0.5 हो जाता है तो पॉइंट के बाद अगर 5 आ जाता है या 5 से बड़ी डिजिट आ जाती है तो इसको हम चेंज कर देते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर 6:1 का लिख लेंगे। दर के अनुसार जो है वो चेंजेस कर देंगे, रेट के अनुसार जो है वो चेंजेस हम कर देंगे। मैंने आपसे कहा ना कि पार्टनरशिप में कभी रेशो जो है पॉइंट में कभी कभी लिखा जाता है, कभी कभी नहीं भी लिखाते हैं। तो वो वही है कि दर के रेशो में हम क्या करते हैं, अधिकतर जो पॉइंट के बाद वाली डिजिट है उसको चेंज कर देते हैं। रैशनलाइजेशन आपको पता ही है कैसे, पॉइंट के बाद अगर 5 है या उससे बड़ी डिजिट है तो उसको हम कैंसिल करके जो है वो चेंज डिजिट कर दिया करते हैं। नेक्स्ट इज परसेंटेज रेशो। अब परसेंटेज रेशो में क्या होता है, परसेंटेज रेशो आपको पता ही है परसेंटेज में हमेशा 100 का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। परसेंटेज रेशो में 100 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेम वही एग्जांपल ले लेते हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स है उसको हम लेंगे कि अगर 20 लाख है और जो 8 लाख है तो उसको हम जैसे पहले करेंगे परसेंटेज के हिसाब से, पहले तो इसको कैंसिल कर देंगे, 1 2 3 आ जाएगा 2.5:1 और इसका इंटू का भी कर देंगे हम 100 में कर देंगे। 100 में क्या करेंगे इसका इंटू कर देंगे तो इसके इंटू से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा और 450 इसका आंसर आ जाएगा। तो जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज में हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके उसको कैंसिल कर देंगे। ये ऐसे भी कर सकते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 20 जो है उससे आप 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो दैट मींस आपका आ जाएगा 2008 का आप उससे डिवाइड जो है वो कर देंगे। तो 8 का आप डिवाइड कर देंगे तो उसी के समथिंग जो है वो आंसर आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 450 के उसमें आंसर आपको मिल जाएगा। तो परसेंटेज रेशियो आपको समझ में आया। परसेंटेज रेशियो मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करना। सिंपली था, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो कहीं कहीं पे मिस हो गया है, बाकी आपको पूरा कैलकुलेट करके मैंने आपको पूरी चीजें जो है वो समझाई है कि ऐसे सिंपल रेशियो जो है वो नॉर्मल तरीके से निकालते हैं कि जो 20 लाख की करंट एसेट थी और लिक्विड कर वो 20 लाख की फिक्स्ड एसेट थी और करंट एसेट जो है वो 8 लाख की थी, दोनों के बीच में कंपैरिजन कराया, रिलेशन बताया और उसका अनुपात बताया। साधारण रूप से सिंपल अनुपात जो है हमें बताना था। उसके बाद होता है रेट रेशो, मतलब कि दर की तरफ से। तो दर में हम क्या करते हैं, जो पॉइंट के बाद की संख्या रहती है उसको बढ़ा करके सिंपल तरीके से जो है उसको बनाने की कोशिश करते हैं, पॉइंट पॉइंट बीच में नहीं लेते हैं। फिर थर्ड है परसेंटेज। और परसेंटेज की रेशो में हम क्या करते हैं, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज का रेशो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या करोगे, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करके उसे बताओगे। तो ये थे रेशो और उसके टाइप्स कि किस किस तरीके से रेशो जो है, रेशो मतलब क्या होता है, हिस्सा, पार्ट जिसको बोला जा सकता है कि हमारा इसमें कितना हिस्सा है, हमारी संपत्ति में कितना हमारा हिस्सा है, उसको हम क्या कहा जाएगा, पार्ट या रिलेशन या कंपैरिजन करवाना क्या कहलाता है। और दूसरे की संपत्ति मतलब कि जो हमारा है हिस्सा, उससे पूरी संपत्ति से कंपैरिजन करवाने क्या कहलाता है, रेशो कहलाता है। उसके साथ रेशो जो है कितने टाइप से कैलकुलेट करते हैं हम, सिंपल रेशो, रेट रेशो, परसेंटेज रेशो, 3 टाइप से इसको कैलकुलेशन किया जाता है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड मेकिंग पॉलिसी। इसका क्या रहता है, प्लानिंग करने में और पॉलिसी बनाने में ज्यादा महत्व रहता है। मान लो हम कोई 2 या 3 लोग मिलके एक साथ जो है बिजनेस जो है स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, अब अपने अलग अलग जो पार्टनर्स है उसके अलग अलग हिस्से होंगे, अलग अलग उसके दर से जो है उन्हें हिस्से लगाए गए, कोई आधे पैसे आप भी लगा रहा, कोई आधे पैसे बाद में लगा रहा, तो उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग करना, उसके हिसाब से पूरी प्रोसेस बनाना, पॉलिसीज बनाना, इसको इसमें क्या रहता है, रेशो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अब वो कैसे, कि वो ऐसे कि मान लो ए और बी दो जो पार्टनर्स है, ए ने लगाया 1 लाख रुपए, वो भी इकट्ठे लगा दिए,
इकट्ठे पैसे जो है लमसम अमाउंट जो है उसने दे दी, इकट्ठे पैसे 1 लाख रुपए जो उसने लगा दी। अब बी ने बोला कि नहीं मेरे पास तो अभी इतने नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 2 पार्ट्स में दूंगा, एक बार 50,000 दूंगा, दूसरी बार में फिर 6 मंथ बाद या जितने भी मंथ बाद वो दे सके वो उसके अकॉर्डिंग वो मंथ बता देगा कि मैं 6 मंथ बाद जो है वो 50,000 फिर दे दूंगा। तो ये क्या हुआ कि इसके हिसाब से फिर क्या करेंगे कि भैया ए ने तो 1 लाख रुपए एक साथ ही बनाए, तो उसके तो 12 महीने के पूरे ही हो गए, और उससे 12 महीने तक का हम कुछ ले ही नहीं सकते। बी ने क्या करा कि उसने 6 महीने के लिए लगा दिया, तो 6 महीने तक तो नहीं बोलेगी, पर 6 महीने बाद उससे फिर से बोलना पड़ेगा जिससे वो क्या हो सके 50,000 फिर से दे सके। तो उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग करना और उसके हिसाब से कि किसका हिस्सा ज्यादा है किसका हिस्सा कम है वो निकालना, फिर उस हिसाब से जो है वो 6 महीने में हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं क्या नहीं कमा रहे उसको कैलकुलेट करना, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, फिर हमारे पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी पॉलिसीज के ऊपर। फिर हम उसके हिसाब से अलग पॉलिसीज तैयार करते हैं ताकि फिर बाद में जाके डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सके, बाद में जाके कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो सके। तो ये था कि पार्टनर क्या करता है, ऐसी पॉलिसीज या प्लानिंग जो है वो फिर रेशो के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं जिससे क्या हो सके ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे प्रेफर कर सके और रेशो से एनालाइज कर सके कि उनकी बिजनेस की पोजीशन कैसे पार्टनर्स के थ्रू चल सकती है। सेकंड है हेल्पफुल इन कंपैरिजन। अब ये क्या है, कंपैरिजन करवाने में हेल्पफुल रहते हैं। दोनों मैंने आपको बताया ए एंड बी अगर दो है, इसमें भी मैंने आपको बताया था 4 पार्टनर्स है, 4 बेटे थे, उसके जो हिस्सा है उसके बीच में कंपैरिजन ही हो रहा था कि 2 हिस्से उसने दे दिए, टोटल 4 हिस्से थे, तो हम कंपैरिजन करा रहे थे कि टोटल कितना है और कितना उसने दे दिया। तो ये क्या करते हैं, कंपैरिजन करवाने में, रिलेशन क्रिएट करने में हेल्पफुल रहते हैं। थर्ड इज हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल रहते हैं। रेशो कॉस्ट कंट्रोल में कैसे हेल्पफुल होते हैं, मान लो हमने कितनी कॉस्ट लगाई है, कितने की हम आगे चल के लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, क्या क्या रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से क्या होती है फिर रेशियो के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। मान लो हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट और इस ईयर के प्रॉफिट का हमें रेशियो बनाना है कि हम रेशियो के जो अनुपात तो बताए कि कैसे है, तो हम लास्ट ईयर का पूरा टोटल अमाउंट जो है उससे और इस साल का जो टोटल अमाउंट है उसको कैलकुलेशन करके कि हमें पता तो चल सके, दोनों को कंपैरिजन करवाएंगे। रेशो में कंपैरिजन करवाना, दोनों को कंपेयर करवाएंगे कि किसका ज्यादा था, कौन से ईयर हमने ज्यादा प्रॉफिट कमाया, कौन से ईयर हमने कम प्रॉफिट करवाया। तो ये क्या कहलाते हैं, फिर उसको कॉस्ट केस में भी फिर उस हिसाब से हम क्या करते हैं, आगे हमारी कॉस्ट जो है वो लगाते हैं कि हम ज्यादा कॉस्ट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, तो उस हिसाब से कंपैरिजन भी हम करवा सकते हैं। थर्ड इज फोर्थ वन इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। रेशो जो होते हैं वो डिसीजन लेने में ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। मान लो अगर 2 से 3 पार्टनर हो गए, अभी तो मैंने आपको 2 पार्टनर का एग्जाम्पल, कभी पार्टनरशिप क्या होती है 3-3 4-4 लोगों की भी होती है, तो उस हिसाब से फिर सारे डिसीजन बनाना, किसने ज्यादा हिस्सा दिया है, किसने कम हिस्सा दिया है, अगर बरोबर का हिस्सा है तो फिर प्रॉफिट भी बरोबर का होगा। तो फिर ये इस हिसाब से सारी चीजें जो है वो एनालाइज करना हेल्पफुल रहता है। रेशो से ही हम उस सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। मान लो कोई शेयर होल्डर है जिसने शेयर खरीदे हैं, शेयर इशू किए हैं, तो वो शेयर बाजार में जब शेयर मार्केट का दाम बढ़ता है घटता है तो फिर उसको रेशो के उससे भी तो रेशो के अकॉर्डिंग ही एनालाइज किया जाता है कि हम उस शेयर का कितना % डिविडेंड चाहे वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्या उसके शेयर जो मार्केट में अगर गिर गए तो कंपनी कैसे उसको डिविडेंड देगी, क्या करेगी। तो ये सारी चीजों में भी रेशो क्या होते हैं, बहुत मेन भूमिका निभाते हैं। वो लास्ट वन इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कि हमारे साथ में संवेदना करना मतलब हर चीज में अपने साथ कोऑर्डिनेट करके चलना, हमारे साथ जो है वो डिस्प्यूट किसी तरीके का नहीं करना, कोई ऐसी चीजों के विरुद्ध नहीं जाना। डिस्प्यूट मतलब विरुद्ध नहीं जाना, आसानी से सारी चीजों के लिए मान जाना और हमारे साथ मिल करके काम करना। रेशो से क्या होता है कि सब लोग मिलकर के काम आसानी से कर सकते हैं। मान लो हम रेशो एनालाइज नहीं कर रहे, रेशो से पार्टनरशिप के बारे में नहीं निकाल रहे, तो वो क्या कहेगा पार्टनर की नहीं मेरा तो हिस्सा इतना था तो मुझे तो इतना आना चाहिए, तो फिर वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके जो है वो उसका हिस्सा
लेने की कोशिश करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें हमारा जो हिस्सा पता होना चाहिए और साथ में कंपनी जो है वो किसी भी तरीके की धोखेबाजी नहीं कर सकती। आपका जितना बनता है आपको उतने सारी चीजें जो है प्रोवाइड होनी चाहिए। मान लो आपने सबसे ज्यादा लागत या पूंजी जो है लगाई है, कैपिटल जो है आपने बिजनेस में ज्यादा लगाई है, तो आपका प्रॉफिट का हिस्सा भी कितना होगा, ज्यादा होगा। आपका हिस्सा मतलब प्रॉफिट, तो हिस्से को देना क्या कहलाता है, रेशो के थ्रू ही हम किसी को उसका हिस्सा प्रोवाइड कर सकते हैं। बिना रेशो बिना अनुपात के आप उसका हिस्सा नहीं निकाल सकते। तो उसी प्रकार रेशो जो है वो पार्टनरशिप में मेन भूमिका निभाता है, मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट होता है। विदाउट रेशो जो है आप उसका हिस्सा या पार्ट उसको नहीं प्रोवाइड करते। इसलिए कभी भी जब पार्टनरशिप की बात आती है तो अधिकतर जो है वो हिस्सेदारी की साझेदारी की बात आती है, तो उसमें क्या रहता है, अनुपात जरूर रहता है कि उसने ABCD है, उसने इतने की जो है कैपिटल पूंजी लगाई, उनका हिस्सा इतना है, उनका हिस्सा इतना है। अब आपको बताओ कितने रेशो के अकॉर्डिंग वो बढ़ जाएंगे, फिर हम क्या करते हैं, उसका रेशो एनालाइज करते हैं, रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो इसी को कहा जाता है रेशो एनालाइज करना, मतलब रेशो को कैलकुलेट करना। तो ये समझ में आया आपको, ये था रेशो का पूरा एनालाइजेशन, रेशो का विश्लेषण था, जो जिसमें मैंने आपको बताया रेशो होते क्या है। रेशो मतलब कि उसका कंपैरिजन करना। रेशो में क्या रहते हैं, दो पार्ट्स रहते हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। मैंने फिर आपको ये पूरा बताया कि इसको आप चाहे तो पिज्जा समझ लीजिए या तो पूरा खेत समझ लीजिए, खेत में कितने हिस्से होते हैं। एक पिताजी और उनके 4 बेटे हैं, तो वो 2 बेटों ने मांग लिया कि नहीं हमें तो हमारा हिस्सा दो, तो वो क्या करेंगे, पूरी टोटल जमीन कितनी है, 4 बेटों की है तो 4, और उसके बदले में कितने बेटों ने ले लिया, 2, तो 2 हिस्से चले गए। तो फिर उसको कहते हैं, और रेशो कैसे होते हैं, हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब कि कम से कम रेशो में वो रहती है। तो मान लो यहाँ पर दोनों इवन है, एक दूसरे से कट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो फिर हमने क्या करा, इनको सिंप्लीफाइड कर दिया, इसको 2 से 4 को काट दिया, तो रेशो क्या बना, 1:2 बना। तो कभी भी रेशो जितने सिंप्लीफाइड फॉर्म में होंगे उतने ज्यादा इजी कैलकुलेट होंगे, इसलिए रेशो को हमेशा हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से सिंप्लीफाइड कर देते हैं। उसके बाद 3 तरह के रेशो रहते हैं, एक होता है सिंपल रेशो जो नॉर्मली तौर पे निकलता है, उसके बाद रेट रेशो जो कि दर के हिसाब से चेंजेस ला देता है, उसके बाद परसेंटेज रेशो में हमेशा किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, 100 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, ये प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में हेल्पफुल रहता है, साथ ही कंपैरिजन करवाने में मददगार रहता है। उसके बाद कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है। उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग, हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहता है, और साथों साथ कोऑर्डिनेशन करवाने में भी रेशो एनालिसिस जो है वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है, और उसकी भी बहुत अहम भूमिका रहती है। तो ये था आज रेशो का एनालाइजेशन है, रेशो किसको कहते हैं या रेशो से कैसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी रेशो के कुछ प्रिकॉशंस कि हमें जब रेशो कैलकुलेट करते हैं तो हमें रेशो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि रेशो कैसे कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वॉच दिस वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।